देखो स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 1 से। ठीक है ना। चैप्टर नंबर 1 है हमारा मीनिंग एंड स्कोप ऑफ अकाउंटिंग। देखो सबसे पहले अपन समझते हैं ये जो हमारा सब्जेक्ट है अकाउंटिंग, ये जो हमारा सब्जेक्ट है अकाउंटिंग, इसका किस तरीके से इन्वेंशन हुआ। मतलब ये अकाउंटिंग, ये जो वर्ड है अकाउंटिंग, ये कैसे इसका इन्वेंशन हुआ, कैसे ये अकाउंटिंग सब्जेक्ट बना, इसको अपन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले मतलब ये सब्जेक्ट बना कैसे, इसकी रिक्वायरमेंट, अकाउंटिंग की रिक्वायरमेंट कैसे पड़ी, वो अपन समझते हैं। देखो स्टार्टिंग में जब ये बिजनेस, वर्ड बिजनेस का मतलब आता है कि कोई भी एक्टिविटी, कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी जिसको अपन प्रॉफिट मोटिव के लिए करते हैं, वो हमारा क्या कहलाता है, बिजनेस कहलाता है। वो हमारा क्या कहलाता है, बिजनेस कहलाता है। तो स्टार्टिंग में जब ये बिजनेस का कंसेप्ट आया था, तो बिजनेस कैसे किया जाता था कि जैसे सपोज करो मेरे पास ये मेरा पेन है, आपके पास आपका पेन है, तो मुझे आपके पेन की रिक्वायरमेंट है और आपको मुझे मेरे पेन की रिक्वायरमेंट है, तो मैं आपको अपना पेन दूंगा और आपसे आपका पेन ले लूंगा। यानी गुड्स के बदले में गुड्स को एक्सचेंज कर कर, गुड्स के बदले में गुड्स को एक्सचेंज कर कर फिर हम क्या करते थे, बिजनेस करते थे। इसको क्या बोलते हैं, बार्टर सिस्टम बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं अपन, बार्टर सिस्टम बोलते हैं। लेकिन जब अपन ये बार्टर सिस्टम से हम जब ये बिजनेस करते थे, तो बिजनेस करना बहुत बहुत उस बार्टर सिस्टम में बिजनेस करने में बहुत प्रॉब्लम आती थी। क्या प्रॉब्लम आती थी कि पहला तो ऐसा बहुत कम कोइंसिडेंस होता था कि दो लोग आपस में ऐसे मिल जाए जिनको एक दूसरे की गुड्स की रिक्वायरमेंट हो। आज मुझे तो आपका पेन चाहिए बट आपको मेरे पेन की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो इन बार्टर सिस्टम आप और मैं बिजनेस नहीं कर सकते। तो ऐसी और भी बहुत सारी लिमिटेशन थी इस बार्टर सिस्टम में। तो फिर धीरे धीरे क्या हुआ, वर्ल्ड में करेंसी का इन्वेंशन हुआ। करेंसी समझते हैं, जैसे हमारी इंडिया की करेंसी रुपीज होती है, अमेरिका की डॉलर होती है। इस तरीके से क्या हुआ, करेंसी का इन्वेंशन हुआ। एंड आफ्टर द इन्वेंशन ऑफ करेंसी, अब बिजनेस करना बहुत आसान हो गया था, क्योंकि अब कोई भी पर्सन किसी के साथ भी बिजनेस कर सकता था आफ्टर द इन्वेंशन ऑफ करेंसी। आज आपको मेरे पेन की रिक्वायरमेंट नहीं, मुझे आपका पेन चाहिए, तो आपके पेन का जो भी प्राइस होगा आपको पे करूंगा और आपसे आपका पेन मैं ले लूंगा। यानी आफ्टर द इन्वेंशन ऑफ करेंसी बिजनेस करना बहुत आसान हो गया था। अब कोई भी पर्सन किसी के साथ भी क्या कर सकता था, बिजनेस कर सकता था। ठीक है ना। अब जब बिजनेस करना इतना इजी हो गया, तो धीरे धीरे क्या हुआ, बिजनेस के साइज फैलते गए, बढ़ते गए। तो पहले एक बिजनेसमैन के लिए बिजनेस का मतलब क्या होता था कि गुड्स परचेज करे, सेल करी, गुड्स परचेज करे, सेल करी, या किसी गुड्स का मैन्युफैक्चरिंग करा, गुड्स प्रोडक्ट बनाया, मैन्युफैक्चर करा, उसको सेल करा। ये उसके लिए बिजनेस होता था। मतलब वो किसी तरह की कोई लिखा पढ़ी कुछ नहीं करते थे। बस कोई प्रोडक्ट है, सपोज करो 10 रुपीज का खरीदा, उसमें अपना 2 3 4 रुपीज का प्रॉफिट ऐड करा और उसको 14 15 रुपीज में सेल कर दिया। परचेज करी, सेल करा, ये उनके लिए बिजनेस होता था। लेकिन जब धीरे धीरे बिजनेस के साइज फैलते गए, बढ़ते गए, तो इस तरीके से बिजनेस करने में एक बिजनेसमैन को कुछ प्रॉब्लम आने लगी। क्या प्रॉब्लम आने लगी कि ना तो वो कोई किसी भी चीज को वो कहीं रिकॉर्ड नहीं कर रहा, मतलब ना कोई इनकम को कहीं रिकॉर्ड किया जा रहा है, ना कोई एक्सपेंस रिकॉर्ड किया जा रहा है। तो एक बिजनेसमैन जब बिजनेस करता था, उसको पता ही नहीं लगता था कि आज मैं जो बिजनेस कर रहा हूँ, इस बिजनेस को करने से मुझे कितना प्रॉफिट हो रहा है या कितना लॉस हो रहा है, पता ही नहीं लगता था। क्योंकि आप ना तो किसी इनकम को प्रॉपरली कहीं रिकॉर्ड कर रहे हो, ना कोई एक्सपेंसेस प्रॉपरली रिकॉर्ड कर रहे हो, तो आपको पता ही नहीं लगता था कि मेरे को मेरे बिजनेस में कितनी इनकम हो रही है, कितना लॉस हो रहा है, कितना प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, पता ही नहीं लगता था। दूसरा, कई बार बिजनेस में कुछ लॉसेस हो जाते थे, बिजनेस में कुछ लॉसेस हो जाते थे जिसका बिजनेसमैन को पता ही नहीं लगता था कि हाँ ये लॉस हो गया। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ कि एक कोई कस्टमर है मेरा एक्स, मिस्टर एक्स एक मेरा कस्टमर है। मैंने उसको 1000 रुपीज के गुड्स क्रेडिट पे सेल करे। उसने मुझे प्रॉमिस किया था एक आफ्टर 1 मंथ वो मुझे पेमेंट कर देगा। अब क्या हुआ, मेरा कोई एक कस्टमर थोड़ी, मेरे तो हजारों कस्टमर है। तो जब मैंने एक्स को ये 1000 के गुड्स क्रेडिट में सेल करे, तो मैंने उसको कहीं नोट डाउन नहीं करा, मैंने कहीं लिखा नहीं। अब क्या हुआ, मेरे दिमाग से निकल गया कि एक्स से मुझे पैसा लेना है। और क्या होता है कि ह्यूमन टेंडेंसी होती है, अगर आप किसी को कोई पैसा उधार दोगे, तो उसने प्रॉमिस किया था आपको कि 1 महीने 2 महीने बाद पेमेंट कर दूंगा। तो 1 महीना 2 महीने के महीना होने के बाद, वो टाइम पीरियड कंप्लीट होने के बाद, जब तक आप उसको एक बार टोकोगे नहीं ना,
कि भैया मैंने आपको पैसे दिए थे, आपने कहा था 1 महीने बाद पे कर दोगे, तो लाओ 1 महीना हो गया तो लाओ उसका पेमेंट करो। वो सामने वाला बहुत कोई एक आध पर्सन होता है जो खुद ही आके पेमेंट कर दे, अदरवाइज जब तक आप एक बार उसको टोकोगे नहीं वो आपको पेमेंट नहीं करेगा, वो आपको पैसे नहीं देगा। ठीक है ना। तो अब क्या हो रहा है, मैंने एक्स को 1000 की गुड्स क्रेडिट में सेल करे, उसने मुझे प्रॉमिस किया था 1 महीने बाद पेमेंट कर देगा। मैंने इसको कहीं लिखा तो है ही नहीं, मैंने कहीं कहीं नोट डाउन नहीं किया इस चीज को। अब मेरे दिमाग से निकल गई कि मेरा एक कस्टमर थोड़ी, मैं तो ऐसा हजारों कस्टमर है। अब 1 महीना हो गया, एक्स भी क्या सोच रहा है कि जब इसको याद नहीं है तो मुझे क्या पड़ी आगे होके पैसे देने की, जब मांगेगा तब दे दूंगा। और मैं तो भूल गया, मेरे को याद ही नहीं कि मुझे एक्स से 1000 रुपये लेने हैं। यानी मेरे को मेरे बिजनेस में एक 1000 का लॉस हो गया और मुझे पता भी नहीं लगा। तो यानी बिजनेस में कुछ लॉसेस हो जाते थे जिसका बिजनेसमैन को कुछ इंफॉर्मेशन नहीं होती थी, क्योंकि वो कहीं कुछ रिकॉर्ड नहीं कर रहा। तीसरी दिक्कत आती थी गवर्नमेंट को। गवर्नमेंट को बिजनेसमैन से एक ही चीज चाहिए होती है, क्या? टैक्स। क्या चाहिए होता है? टैक्स। अब जब प्रॉपर वे में अगर आप कोई अकाउंटिंग नहीं कर रहे तो प्रॉपर वे में आपका प्रॉफिट लॉस का पता नहीं लगेगा, तो फिर गवर्नमेंट मन माने ढंग से आप पे टैक्स लगाएगी, तो आपको भी देने में दिक्कत होगी, गवर्नमेंट को कलेक्ट करने में दिक्कत होगी। तो ये हिसाब किताब नहीं लिखने के कारण बिजनेसमैन को बिजनेस करने में ये सारी प्रॉब्लम होने लगी, और भी प्रॉब्लम आने लगी। तो बिजनेसमैन ने सोचा भैया ऐसे तो बिजनेस नहीं हो सकता, हम ऐसे बिजनेस नहीं कर सकते। तो उसने डिसाइड करा कि बोले बिजनेस में इतनी सारी चीजें हो गई, मेरा बिजनेस धीरे दिन बाय डे बढ़ता ही जा रहा है, हर दिन कुछ ना कुछ नई चीज होती रहती है और बहुत सारी चीजें होती रहती है बिजनेस में, हर चीज याद नहीं रहती, हर चीज याद नहीं रख सकता मैं दिमाग में। तो ऐसे बिजनेस नहीं हो पाएगा। तो बिजनेसमैन ने डिसाइड करा कि जो भी काम मैं अपने बिजनेस में कर रहा हूँ, जो भी एक्टिविटीज मैं अपने बिजनेस में कर रहा हूँ, मैं उसको एक जगह क्या करूंगा, रिकॉर्ड करूंगा। मैं उसको एक जगह क्या करूंगा, रिकॉर्ड करूंगा। सब चीजें याद नहीं रहती हैं। और यहीं से हमारे सब्जेक्ट का इन्वेंशन हुआ, किसका? अकाउंटिंग का। अब ये हिसाब किताब लिखने से या ट्रांजेक्शन्स को बुक्स में रिकॉर्ड करने से क्या बेनिफिट मिलने लगा? बिजनेसमैन को पता लगने लगा कि आज मैं जो बिजनेस कर रहा हूँ इससे मुझे कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है। सारी इनकम्स को प्रॉपर्ली रिकॉर्ड कर रहे हैं, खर्चे सारे रिकॉर्ड कर रहे हैं। किसी भी बिजनेस का प्रॉफिट लॉस कैसे निकालते हैं? वो सारी इनकम्स को ऐड कर लो, सारे एक्सपेंसेस को ऐड कर लो। अब अगर आपकी इनकम ज़्यादा है और एक्सपेंसेस कम है तब तो प्रॉफिट है, और अगर आपके एक्सपेंसेस ज़्यादा है और इनकम कम है तो आपको लॉस हो रहा है। तो प्रॉपर वे में सारी इनकम सारे एक्सपेंसेस हम रिकॉर्ड करने लगे इन अकाउंटिंग। तो पता लगने लगा बिजनेसमैन को कि आज वो जो बिजनेस कर रहा है उस बिजनेस करने से उसको कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है, ये पता लगने लगा। दूसरा, लॉसेस से बचा गया। जैसे मैंने अभी एक छोटा सा एग्जांपल दिया कि मैंने एक्स पर्सन को 1000 की गुड्स क्रेडिट पे सेल करे, मैंने एक्स को 1000 की गुड्स क्रेडिट पे सेल करे। अब मैंने इसको नोट कर लिया कि एक्स को इस डेट को 1000 की गुड्स क्रेडिट पे सेल करें। एक्स ने प्रॉमिस किया कि आफ्टर 1 मंथ वो मुझे पेमेंट करेगा, मैंने नोट कर लिया ये। तो जब दोबारा इसको रिकॉल करूंगा तो याद आ जाएगा कि एक्स को 1000 की गुड्स क्रेडिट पे सेल करें, उसने प्रॉमिस किया था 1 महीने बाद पेमेंट करेगा। तो जैसे ही 1 महीना होगा मैं उसको रिमाइंडर डालूंगा कि भैया 1000 की गुड्स मैंने क्रेडिट पे दिए थे, आपने कहा था 1 महीने बाद पेमेंट करोगे, 1 महीना हो गया, लाओ पेमेंट करो। तो ऐसे लॉसेस से बचा गया। तीसरा एडवांटेज किसको मिला? गवर्नमेंट को। गवर्नमेंट बिजनेसमैन के प्रॉफिट्स पे क्या लगाती है? टैक्स लगाती है। टैक्स तो देना ही है, कंपलसरी होता है देना। ठीक है ना, कोई ऑप्शन ऑप्शन नहीं है इसमें। तो जब प्रॉपर वे में आप अपने इनकम और एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड करोगे तो प्रॉपर वे में आपका प्रॉफिट निकल पाएगा। तो प्रॉपर वे में गवर्नमेंट आप पे टैक्स लगाएगी, तो ना तो बिजनेसमैन को टैक्स देने में कोई प्रॉब्लम होगी, ना गवर्नमेंट को टैक्स कलेक्ट करने में कुछ प्रॉब्लम होगी। तो ये अकाउंटिंग करने से ये सारी जो डिफिकल्टीज थी, प्रॉब्लम थी, वो सब सॉल्व हो गई एक बिजनेसमैन की। ठीक है ना। अब बात आती है, ये जो वर्ड अकाउंटिंग है, अपन बोलते हैं बिजनेस में अकाउंटिंग होती है, तो बात आती है अकाउंटिंग में करते क्या है? ये जो अकाउंटिंग है हम इसमें करते क्या है? तो टोटल 6 एक्टिविटीज होती हैं। टोटल 6 एक्टिविटीज होती हैं। तो जब एक बिजनेसमैन 6 एक्टिविटीज को कर लेता है अपने बिजनेस में, तो हम बोलते हैं उसने अकाउंटिंग कर ली। हम क्या बोलते हैं? उसने क्या कर ली? अकाउंटिंग कर ली। तो बात आती है क्या है ये, कौन सी 6 एक्टिविटीज हैं? कौन सी 6 एक्टिविटीज हैं? तो सबसे पहली जो एक्टिविटी हम करते हैं, सबसे पहला काम हम जो करते हैं वो क्या करते हैं कि बिजनेस से रिलेटेड ऐसी सारी ट्रांजैक्शन। ना व्हाट इज मीन बाय ट्रांजैक्शन? ये ट्रांजैक्शन क्या चीज होती है? हम बिजनेस में सुबह से लेकर शाम तक जो काम करते हैं, इंग्लिश में क्या बोलेंगे कि हमने बिजनेस में सुबह से लेकर शाम तक जो एक्टिविटीज करी। तो ये जो हिंदी का वर्ड काम और इंग्लिश का वर्ड एक्टिविटी है, इसको हम अपनी अकाउंटिंग लैंग्वेज में ट्रांजैक्शन बोलते हैं।
इसको हम अपनी अकाउंटिंग लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, ट्रांजेक्शन्स बोलते हैं। तो व्हाट इज मीन बाय ट्रांजेक्शन, कि हम बिजनेस में जो एक्टिविटीज कर रहे हैं, बिजनेस में जो भी एक्टिविटीज हम कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, उन हिंदी के काम और इस इंग्लिश की एक्टिविटी को मैं अपनी अकाउंटिंग लैंग्वेज में क्या बोलता हूँ, ट्रांजेक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ट्रांजेक्शन बोलते हैं। तो अकाउंटिंग में सबसे पहला काम क्या होता है कि बिजनेस से रिलेटेड ऐसी सारी ट्रांजेक्शन जिसको आप मॉनेटरी टर्म में कैश के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो, सबसे पहले उन सारी ट्रांजेक्शन्स को हम अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। तो फर्स्ट स्टेप ऑफ अकाउंटिंग इज कि बिजनेस से रिलेटेड ऐसी सारी ट्रांजेक्शन जिसको आप किस में रिप्रेजेंट कर सकते हो, मॉनेटरी टर्म में कैश के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो, उन सारी ट्रांजेक्शन को सबसे पहले हम अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। तो दिस इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ अकाउंटिंग, कि जितनी भी मॉनेटरी ट्रांजेक्शन्स होंगी सबको एक के नीचे एक के नीचे एक के नीचे क्या करेंगे, डेट वाइज, हम डेट वाइज को बोलते हैं क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। तो दिस इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ अकाउंटिंग, दैट इज रिकॉर्डिंग ऑफ मॉनेटरी ट्रांजेक्शन। समझ में आ गया? इट इज क्लियर व्हाट इज मीन बाय मॉनेटरी ट्रांजेक्शन, कि अपन सुबह से लेकर जो शाम तक जो बिजनेस में एक्टिविटीज कर रहे हैं, दैट एक्टिविटीज आर कॉल्ड ट्रांजेक्शन। तो सबको रिकॉर्ड नहीं करना, सारी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड नहीं करनी, केवल कौन सी ट्रांजेक्शन बुक्स में रिकॉर्ड करनी है अकाउंटिंग में, केवल जिसको आप मॉनेटरी टर्म में कैश के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, मॉनेटरी टर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, केवल उन्हीं ट्रांजेक्शन्स को हम अपनी बुक्स में क्या करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है ना? आपका स्टेशनरी का, सपोज करो हमारी एक स्टेशनरी की शॉप है, ठीक है। सबसे पहले गए, शॉप पे गए मॉर्निंग में, हमने वो शटर ओपन करा, डोर ओपन करा, उसके बाद एक क्लीनर आया, उसने पूरी हमारी शॉप पे सफाई करी, चला गया। फिर एक कस्टमर आया, मैंने उसको अपना कुछ स्टेशनरी का सामान क्या करा, सेल करा, ठीक है। उसके बाद फिर मैंने कोई सप्लायर आया तो मैंने उससे अपने स्टेशनरी से रिलेटेड चीज़ें क्या करी, परचेज करी। उसके बाद फिर मेरा क्या हुआ, इलेक्ट्रिसिटी का बिल आ गया तो मैंने इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे करा। अब क्या हुआ, एक सेल्समैन आया, उसने मेरे को बताया कि हमारी कंपनी ने कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करा है, तो उसने उस प्रोडक्ट का मुझे डेमो दिया और डेमो देकर चला गया। उसके बाद एक कोई बैंक से कोई एम्प्लॉय आया, उसने मुझे कोई इन्वेस्टमेंट प्लान समझा दिया कि आप हमारे यहाँ से कोई लोन ले लो, हम रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका कम कर देंगे, आपने यहाँ से लोन ले रखा है उस पर ज़्यादा इंटरेस्ट पे कर रहे हो, हमारे यहाँ से लोन लो, हम रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका कम कर देंगे। ऐसे इस तरीके से अपना कुछ प्लान समझा के चला गया। फिर शाम को अगेन एक कस्टमर आया, मैंने उसको गुड सेल कर दिए, ठीक है ना। उसके बाद एक कस्टमर आया, वो केवल मेरे से किसी प्रोडक्ट की प्राइस पूछ के चला गया, कुछ खरीदा नहीं उसने मुझसे। तो सुबह से लेकर शाम तक ये सारी एक्टिविटीज करी और वीकेंड से ये सारी ट्रांजेक्शन्स करी मैंने बिजनेस में। तो इन सबको रिकॉर्ड नहीं करना, इनमें से केवल कौन सी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करनी है जिसको मॉनेटरी टर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे सबसे पहले मैंने वो शटर ओपन करा, तो इसको कोई मॉनेटरी टर्म में रिप्रेजेंट कर सकता हूँ क्या, नहीं ना, इसको रिकॉर्ड नहीं करूंगा। वो एक क्लीनर आया, सफाई करके चला गया, मैंने उसको कुछ पेमेंट नहीं करा, तो मैं इसको भी रिकॉर्ड नहीं करूंगा। फिर एक कस्टमर आया, मैंने उसको गुड्स सेल करे, तो क्या मैं इसको मॉनेटरी टर्म में रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकता हूँ। मैंने उसको 100 रुपीज, 500, 1000 की क्या करी होगी, सेल। तो ये जो सेल मैंने करी कस्टमर को, इसको मैं मॉनेटरी टर्म में रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, तो इसको मैं क्या करूंगा, रिकॉर्ड करूंगा। फिर एक सप्लायर आया, मैंने उससे गुड्स परचेज करे, तो इसको भी मैं मॉनेटरी टर्म में रिप्रेजेंट कर सकता हूँ कि कितने रुपए के गुड्स मैंने परचेज करे, तो मैं इसको रिकॉर्ड करूंगा। उसके बाद मेरी शॉप का इलेक्ट्रिसिटी का बिल आया, मैंने उसको पे करा, तो इसको भी मैं मॉनेटरी टर्म में रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, कितने का इलेक्ट्रिसिटी बिल आया, 1000, 2000, 3000, 4000, तो इसको भी मैं मॉनेटरी टर्म में रिप्रेजेंट कर सकता हूँ इलेक्ट्रिसिटी बिल को, तो इसको भी मैं रिकॉर्ड करूंगा। एक कंपनी का सेल्समैन आया, वो अपने प्रोडक्ट का डेमो देके चला गया, तो कोई इसको मॉनेटरी टर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते अपन, ये दिस इज नॉट अ मॉनेटरी ट्रांजेक्शन, तो मैं इसको रिकॉर्ड नहीं करूंगा। वो बैंक से एक एम्प्लॉय आया, वो कुछ अपना इन्वेस्टमेंट प्लान समझा के चला गया, तो इसको भी मैं मॉनेटरी टर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकता, मैं इसको रिकॉर्ड नहीं करूंगा। कस्टमर आया, केवल प्रोडक्ट की इंक्वायरी करके चला गया, उसने मुझसे कुछ खरीदे नहीं, तो इसको भी मैं मॉनेटरी टर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकता, इसको मैं रिकॉर्ड नहीं करूंगा। तो कहने का मतलब क्या है, जो फर्स्ट स्टेप ऑफ अकाउंटिंग है वो क्या है, रिकॉर्डिंग ऑफ मॉनेटरी ट्रांजेक्शन। मतलब कि बिजनेस से रिलेटेड ऐसी सारी ट्रांजेक्शन, ट्रांजेक्शन वर्ड का मतलब क्लियर है कि बिजनेस में जो भी एक्टिविटीज आप कर रहे हैं
उसको हम अपनी अकाउंटिंग लैंग्वेज में एक्टिविटीज नहीं बोलते, क्या बोलते हैं? ट्रांजेक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्रांजेक्शन बोलते हैं। हम अपने बिजनेस में जो काम करते हैं, एक्टिविटीज करते हैं, उसको हम अपनी अकाउंटिंग प्रोफेशनल लैंग्वेज में उसको क्या बोला जाता है? ट्रांजेक्शन बोला जाता है। तो बिजनेस से रिलेटेड ऐसी सारी ट्रांजेक्शन जिसको आप मॉनिटरी टर्म में कैश के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, सबसे पहले उन सारी ट्रांजेक्शन्स को हम अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करते हैं। तो दिस इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ अकाउंटिंग प्रोसेस। समझ में आ गया? एग्जाम में क्वेश्चन आएगा एमसीक्यू कि विच ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। क्या आंसर होगा? मॉनेटरी ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। उल्टा क्वेश्चन भी आएगा कि विच ट्रांजेक्शंस आर नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। क्या आंसर होगा? नॉन मॉनेटरी ट्रांजेक्शंस या नॉन कैश ट्रांजेक्शन या नॉन मॉनेटरी ट्रांजेक्शंस आर नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। क्लियर है क्या पहला स्टेप? सेकंड स्टेप जो होता है अकाउंटिंग का वो होता है आपका क्लासिफिकेशन। क्या होता है आपका? क्लासिफिकेशन। इसमें हम क्या करते हैं, ये जो मॉनेटरी ट्रांजेक्शंस आपने रिकॉर्ड करी हैं, इसमें से जो सिमिलर नेचर की, एक जैसे नेचर की जो ट्रांजेक्शंस होती हैं, उनको अलग अलग क्या किया जाता है? क्लासिफाई किया जाता है। रिकॉर्डिंग करते समय तो सारी ट्रांजेक्शन को डेट वाइज एक के नीचे एक के नीचे एक के नीचे क्या करा? रिकॉर्ड कर लिया। अब सेकंड स्टेप इज क्लासिफिकेशन। इसमें मैं क्या करूंगा? इन रिकॉर्डेड ट्रांजेक्शन में से जो सिमिलर नेचर की, एक जैसे नेचर की जो ट्रांजेक्शन्स होंगी, मैं उसको अलग अलग क्या करूंगा? क्लासिफाई कर दूंगा। इन रिकॉर्डेड ट्रांजेक्शन में से जो परचेज से रिलेटेड ट्रांजेक्शन है, उसको मैंने एक साथ एक जगह रिकॉर्ड कर लिया। इन रिकॉर्डेड ट्रांजेक्शन में सेल्स से रिलेटेड जो ट्रांजेक्शन्स हैं, उसको मैंने एक साथ एक जगह रिकॉर्ड कर लिया। इन रिकॉर्डेड ट्रांजेक्शन में से जो रेंट मैंने पे करा है, उससे रिलेटेड जो ट्रांजेक्शन है, उसको एक साथ एक जगह रिकॉर्ड कर लिया। इन रिकॉर्डेड ट्रांजेक्शन में से जो मैंने सैलरी पे करी है, तो सैलरी से रिलेटेड जो ट्रांजेक्शन है, उसको मैंने एक साथ एक जगह रिकॉर्ड कर लिया। तो सेकंड स्टेप ऑफ अकाउंटिंग इज क्लासिफिकेशन, जिसमें हम क्या करते हैं कि जो मॉनेटरी ट्रांजेक्शन्स हमने बुक्स में रिकॉर्ड करी है, इसमें से जो सिमिलर नेचर की, एक जैसे नेचर की जो ट्रांजेक्शन्स होती हैं, उनको अलग अलग क्या किया जाता है? क्लासिफाई कर दिया जाता है। तो सेकंड स्टेप ऑफ अकाउंटिंग इज क्लासिफिकेशन। सेकंड स्टेप ऑफ अकाउंटिंग इज क्लासिफिकेशन। थर्ड स्टेप जो होता है अकाउंटिंग का वो होता है समराइजेशन। क्या होता है? समराइजेशन, जिसमें अपन समरी बनाते हैं कि पूरे साल भर में टोटल परचेज कितनी करी, पूरे साल भर में टोटल सेल्स कितनी हुई, टोटल रेंट कितना पे करा और टोटल सैलरी कितनी पे करी। तो सेकंड स्टेप ऑफ अकाउंटिंग इज समराइजेशन, जिसमें हम एक समरी बनाते हैं कि साल भर में हमने टोटल कितनी परचेज करी, टोटल सेल्स कितनी हुई, रेंट कितना पे करा, सैलरी कितनी पे करी, इस तरीके से समरी बनाते हैं। तो थर्ड स्टेप ऑफ अकाउंटिंग इज समराइजेशन। फोर्थ स्टेप जो होता है अकाउंटिंग का वो होता है एनालिसिस। काय का एनालिसिस करना है? ये जो तीन काम अभी अपन ने करे हैं, सबसे पहले मॉनेटरी ट्रांजेक्शन्स को बुक्स में रिकॉर्ड करा, फिर हमने उसका क्लासिफिकेशन करा, सिमिलर नीचे की ट्रांजेक्शन्स को अलग अलग क्लासिफाई करा, फिर हमने उसकी समरी बनाई। तो ये जो तीन काम अभी अपन ने करे, इनको एक बार चेक करा जाता है कि जो तीन स्टेप अभी अपन ने करे, इसमें कुछ गलती तो नहीं हो गई, कहीं ऐसा तो नहीं कोई ट्रांजेक्शन थी, मॉनेटरी ट्रांजेक्शन थी, जिसको रिकॉर्ड ही करना भूल गए, ऐसा तो नहीं किसी ट्रांजेक्शन को ज्यादा या कम अमाउंट से रिकॉर्ड कर लिया हो, फिर यहाँ पे कहीं क्लासिफिकेशन करते समय कोई गलती तो नहीं हो गई कि रेंट को सैलरी में लिख दिया और सैलरी को रेंट में लिख दिया हो, है ना, या परचेज को सेल और सेल को परचेज में लिख दिया हो। तो ऐसे एक बार इसको चेक किया जाता है। और फिर जब अपन ने ये एंड ऑफ द ईयर में समरी बनाई, तो इसमें हमसे कोई गलती तो नहीं होगी समरी बनाते समय, ये टोटलिंग करते समय। तो थर्ड स्टेप ऑफ अकाउंटिंग इज एनालिसिस, जिसमें हम ये चेक करते हैं कि जो तीन काम अभी अपन ने करे, सबसे पहले मॉनेटरी ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करा, फिर उसका क्लासिफिकेशन करा, फिर उसकी समरी बनाई, तो इसमें हमसे कोई गलती तो नहीं हो गई, और अगर कोई एरर होती है तो उसको फिर रेक्टिफाई भी किया जाता है। कोई गलती पता लगती है तो उसको हम रेक्टिफाई भी करते हैं। तो दिस इज द फोर्थ स्टेप ऑफ अकाउंटिंग, दैट इज एनालिसिस। फिफ्थ स्टेप ऑफ अकाउंटिंग इज इंटरप्रिटेशन, जिसमें हम अपने बिजनेस के रिजल्ट्स निकालते हैं। क्या होगा बिजनेस का रिजल्ट? प्रॉफिट या लॉस। तो ये जो मॉनेटरी ट्रांजेक्शन्स आपने रिकॉर्ड करी हैं, इन रिकॉर्डेड ट्रांजेक्शन के बेसिस पे फिफ्थ स्टेप में हम क्या निकालेंगे? अपने बिजनेस के प्रॉफिट और लॉस को कैलकुलेट करेंगे, बिजनेस के प्रॉफिट एंड लॉसेस को कैलकुलेट करेंगे। तो फिफ्थ स्टेप ऑफ अकाउंटिंग इज इंटरप्रिटेशन। फिफ्थ स्टेप ऑफ अकाउंटिंग इज इंटरप्रिटेशन। और इस इंटरप्रिटेशन में हम क्या करते हैं? कैलकुलेट करते हैं। क्या कैलकुलेट करते हैं?
बिजनेस के प्रॉफिट एंड लॉसेस को क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। तो दिस इज द फिफ्थ स्टेप ऑफ अकाउंटिंग। सिक्स्थ और लास्ट स्टेप ऑफ अकाउंटिंग इज कम्युनिकेशन। क्या होता है, कम्युनिकेशन। इसमें हम क्या करते हैं कि फिफ्थ स्टेप ऑफ अकाउंटिंग में जो भी आपने बिजनेस का प्रॉफिट लॉस निकाला है, इसको बिजनेस से रिलेटेड जो भी पार्टीज होती है, बिजनेस के ओनर हो गए, गवर्नमेंट हो गई, कस्टमर्स हो गए, उन सबको ये इंफॉर्मेशन क्या करते हैं, सप्लाई करते हैं, इन्फॉर्म करते हैं। एक ऐसा पर्सन जिसने ये सारे काम करें, सबसे पहले मॉनिटरी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करा, फिर उसका क्लासिफिकेशन करा, समरी बनाई, एनालिसिस किया, कम्युनिकेशन किया, तो वो पर्सन जो ये सारे काम कर रहा है उसको अपन बोलते हैं, जैसे हम बीमार होते हैं तो जिस पर्सन से हम ट्रीटमेंट कराते हैं उसको प्रोफेशनली क्या बोलते हैं, डॉक्टर। आपको पढ़ना था, मेरे पास आए, तो मैं क्या हूं, मेरा प्रोफेशनल नेम इज टीचर। तो ऐसे ही वो पर्सन जिसने बिजनेस में सारे काम करे उसको बोलते हैं अकाउंटेंट। क्या बोलते हैं उसको, अकाउंटेंट। तो अकाउंटेंट ने जो भी बिजनेस से रिलेटेड प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट करे इन फिफ्थ स्टेप ऑफ अकाउंटिंग, इसको क्या होता है, बिजनेस से रिलेटेड जो पार्टीज होती हैं उनको कम्युनिकेट किया जाता है, ताकि वो अपने बिजनेस की फ्यूचर प्लानिंग करें और डिसीजन ले सकें। तो हर किसी को सब कुछ नहीं बताया जाता। जो चीज आप ओनर को इन्फॉर्म करेगा अकाउंटेंट, वो किसी कस्टमर या सप्लायर को इन्फॉर्म नहीं करेगा। तो किस पर्सन को कितनी इंफॉर्मेशन आगे कम्युनिकेट करनी होती है, तो फिफ्थ स्टेप ऑफ अकाउंटिंग इज कम्युनिकेशन। तो एक पर्सन जब अपने बिजनेस में 6 एक्टिविटीज कर लेता है, तो हम बोलते हैं कि उसने हमारे अपने बिजनेस में क्या कर ली, अकाउंटिंग कर ली। क्या कर ली, अकाउंटिंग कर ली। समझ में आ गया, ये होता है अकाउंटिंग में। और यही 11th क्लास का अकाउंट्स का पूरा सिलेबस है आपका। सबसे पहले मैं आपको पढ़ाऊंगा कि मॉनिटरी ट्रांजैक्शंस होती क्या है, कैसे उसको आइडेंटिफाई करते हैं। फिर हम पढ़ेंगे उसको कैसे बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं। फिर हम पढ़ेंगे उसका कैसे क्लासिफिकेशन होता है। फिर हम पढ़ेंगे उसकी समरी कैसे बनाई जाती है। फिर हम पढ़ेंगे उसका एनालिसिस कैसे होता है। फिर हम पढ़ेंगे इंटरप्रिटेशन में कैसे बिजनेस के प्रॉफिट एंड लॉसेस को कैलकुलेट किया जाता है। और फिर सबसे आखिरी में क्या पढ़ेंगे कि जो भी प्रॉफिट लॉसेस निकालने अकाउंटेंट ने, इसको किस तरीके से आगे कम्युनिकेट किया जाता है इंटरेस्टेड पार्टीज को, वो अपन लास्ट स्टेप ऑफ अकाउंटिंग में पढ़ेंगे, डेट इज कम्युनिकेशन। यही आपको 11th क्लास में अकाउंट्स में पूरे साल भर पढ़ना है, यही पढ़ेंगे अपन, और इसी सीक्वेंस में पढ़ेंगे। ठीक है, और यही आपके अकाउंट्स की क्या है, डेफिनेशन है। पढ़ी, क्या लिखा है, रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन, देखो नोट्स में है, रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन, कॉमा क्लासिफिकेशन, कॉमा क्लासिफिकेशन, कॉमा समराइजिंग, एनालाइजिंग, इंटरप्रिटेशन एंड कम्युनिकेशन। और ये कम्युनिकेशन किस में होना चाहिए, मॉनिटरी टर्म में होने चाहिए, ऑफ ऑल द बिजनेस ट्रांजेक्शन। कैसे, एक सिस्टमेटिक मैनर में, ऐसे नहीं कैसे भी कुछ भी किसी को बता रहे हो, नहीं, एक सिस्टमेटिक मैनर में होना चाहिए, एज एन आर्ट और साइंस, एज एन आर्ट और साइंस। वाई अकाउंटिंग इज कॉल्ड आर्ट एंड और साइंस, आर्ट और साइंस क्यों दोनों क्यों बोलते हैं अकाउंटिंग को। देखो आर्ट में क्या होता है, स्किल्स होती हैं, आर्ट इज बेसिकली रिलेटेड विथ योर स्किल्स। तो अकाउंटिंग करने की भी स्किल्स होती हैं, प्रेजेंटेशन करने की भी स्किल्स होती हैं। तो स्किल्स के बेसिस पे आप क्या करते हो, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को क्या करते हैं, प्रेजेंट कर पाते हो। एंड वाई साइंस, क्योंकि साइंस में हर चीज के प्रिंसिपल्स होते हैं और मेथड्स होते हैं। ऐसे अकाउंटिंग में भी जो अपन जो अकाउंटिंग करते हैं उसको भी किसी कुछ प्रिंसिपल्स और मेथड को बेस मानकर करते हैं। तो जैसे साइंस में हर चीज का एक प्रिंसिपल और मेथड होता है, वैसे अकाउंटिंग में भी हर चीज का एक प्रिंसिपल और एक मेथड होता है, जिसको बेस मानकर, जिसको फॉलो करके हम अकाउंटिंग करते हैं। डेट्स वाई इट इज कॉल्ड साइंस, डेट्स वाई इट इज कॉल्ड साइंस। तो बोथ आर्ट एंड साइंस इज नोन एज अकाउंटिंग, उसको क्या बोलते हैं अपन, अकाउंटिंग बोलते हैं। क्लियर है। नो नेक्स्ट अपन पढ़ रहे हैं प्रोसीजर एस्पेक्ट ऑफ अकाउंटिंग, के अकाउंटिंग के प्रोसीजर एस्पेक्ट्स क्या होते हैं। तो अकाउंटिंग जो है, अकाउंटिंग का जो पूरा प्रोसेस है, इट कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। इसको अपन 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, जो भी अकाउंटिंग प्रोसेस होता है इट विल बी बेसिकली डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। तो फर्स्ट पार्ट में तो अपन क्या करते हैं, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को जनरेट करते हैं। फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन जनरेट कर रहे हैं मतलब हम अपने बिजनेस के प्रॉफिट एंड लॉसेस को कैलकुलेट करेंगे। तो फर्स्ट पार्ट में तो क्या करोगे, बिजनेस की फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन जनरेट करोगे। फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन जनरेट करेंगे मतलब अपने बिजनेस के प्रॉफिट एंड लॉसेस को कैलकुलेट करेंगे। तो कैसे होती है बिजनेस की फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, कैसे जनरेट करते हैं, सबसे पहले जो भी मॉनेटरी ट्रांजेक्शन्स हैं,
सबसे पहले उसको हम अपनी बुक्स में रिकॉर्ड करेंगे, फिर रिकॉर्डेड ट्रांजेक्शन का क्या करोगे, क्लासिफिकेशन करोगे, फिर उसकी क्या बनाओगे, समरी बनाओगे, फिर एनालिसिस करेंगे जिसमें चेक करेंगे जो 3 काम करें इसमें कोई गलती तो नहीं हो गई, और कोई मिस्टेक पता लगेगी तो उसको रेक्टिफाई करेंगे। फिफ्थ स्टेप में इंटरप्रिटेशन मतलब प्रॉफिट एंड लॉसेस को कैलकुलेट करेंगे, और फिर जो भी प्रॉफिट लॉस आए इसको बिजनेस से रिलेटेड जो भी पार्टीज होती है उनको क्या करेंगे अपन, कम्युनिकेट करेंगे, क्या करेंगे, कम्युनिकेट करेंगे। तो इस तरीके से बिजनेस की फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को जनरेट किया जाता है। तो ये जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन आपने जनरेट करी है, इसको ऐसा नहीं कि केवल प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट करके छोड़ दिया, अब इस इंफॉर्मेशन को क्या होता है, यूज किया जाता है। तो ये जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है इसके दो तरीके के यूजर्स होते हैं। कौन दो तरीके के यूजर्स होते हैं, एक होते हैं आपके इंटरनल यूजर और एक होते हैं एक्सटर्नल यूजर। जैसे ये आपके बिजनेस की प्रीमाइसेस है, प्रीमाइसेस मतलब बिल्डिंग, जिस जगह अपन बिजनेस कर रहे हैं वो, ये आपकी बिजनेस की प्रीमाइसेस है। तो इसके अंदर जो लोग काम कर रहे हैं, इसके अंदर रह के जो लोग काम कर रहे हैं, वो तो इस फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के इंटरनल यूजर्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, इंटरनल यूजर्स कहलाते हैं। और ऐसे लोग जो बिजनेस को, आपको बिजनेस की प्रेमाइसिस के अंदर काम नहीं कर रहे, बस बिजनेस के प्रेमाइसिस के बाहर से आपके बिजनेस को सपोर्ट कर रहे हैं, तो ऐसे ऐसे लोग भी इस फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को यूज करते हैं। तो ऐसे लोग जो बिजनेस की प्रेमाइसिस के बाहर से आपके बिजनेस को सपोर्ट कर रहे हैं, वो आपके बिजनेस के इस इंफॉर्मेशन के कौन से यूजर कहलाएंगे, एक्सटर्नल यूजर्स कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, एक्सटर्नल यूजर्स कहलाएंगे। तो ये जो आपके इंटरनल और एक्सटर्नल यूजर्स हैं, वो इस फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को यूज करते हैं और यूज करके डिसीजन लेते हैं कि किस एक्सटेंट तक आपको सपोर्ट करना है, और फ्यूचर प्लानिंग भी करते हैं, फ्यूचर प्लानिंग भी करते हैं। तो कौन कौन होते हैं ये इंटरनल और एक्सटर्नल यूजर्स। तो सेकंड प्रोसेस जो होता है अकाउंटिंग का, वो क्या है कि इस फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को यूज में लेना। तो देर आर टू टाइप्स ऑफ यूजर, वन इज इंटरनल यूजर एंड सेकंड इज एक्सटर्नल यूजर। इंटरनल यूजर्स कौन हो गए, ऐसे लोग जो आपके बिजनेस की प्रीमाइसेस के अंदर रह के काम कर रहे हैं, वो आपकी इस इंफॉर्मेशन के क्या कहलाएंगे, इंटरनल यूजर्स कहलाएंगे। इसके अंदर सबसे पहले आते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। कौन आते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। देखो, किसी भी बिजनेस को करने के 3 तरीके हो सकते हैं। एक ऐसा बिजनेस जिसको एक सिंगल पर्सन कंट्रोल और मैनेज कर रहा है, एक बिजनेस है विच इज कंट्रोल एंड मैनेज बाय अ सिंगल पर्सन, तो ऐसे बिजनेस को बोलते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म। क्या बोलते हैं, सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म। और ये जो एक सिंगल ओनर है बिजनेस का, ये आपका क्या कहलाता है, प्रोप्राइटर। क्या कहलाता है, प्रोप्राइटर। ये पहला तरीका होता है बिजनेस करने का। दूसरा तरीका क्या होता है, पार्टनरशिप बिजनेस। एक ऐसा बिजनेस जिसको 2 या 2 से ज्यादा पर्सन मिलके कंट्रोल और मैनेज कर रहे हैं, ऐसे बिजनेस को अपन बोलते हैं पार्टनरशिप फर्म। और ये जो 2 या 2 से ज्यादा लोग मिलके बिजनेस को कंट्रोल मैनेज कर रहे हैं, दे आर कॉल्ड पार्टनर्स। उनको क्या बोलते हैं, पार्टनर्स बोलते हैं। और तीसरा जो तरीका होता है बिजनेस करने का, वो होता है कंपनी बिजनेस, जो बहुत लार्ज स्केल पे किया जाता है। तो ऐसे लोग जो इस कंपनी के बिजनेस को कंट्रोल और मैनेज करते हैं इंडिविजुअली, तो वो कहलाते हैं डायरेक्टर्स। और ये कंपनी में एक से ज्यादा डायरेक्टर्स होते हैं, तो कलेक्टिवली इनको क्या बोलते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। तो ये जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं कौन होते हैं, ये वो लोग होते हैं जो कंपनी के बिजनेस को कंट्रोल और मैनेज करते हैं। तो ये जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को यूज करते हैं अपनी कंपनी की फ्यूचर प्लानिंग और डिसीजन मेकिंग के लिए। ऐसे ही होते हैं आपके मैनेजर्स। मैनेजर्स कौन होते हैं, देखो ये वैसे आप बिजनेस स्टडी में पढ़ोगे टॉपिक, कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी लोग काम करते हैं उसको अपन 3 कैटेगरी में बेसिकली डिवाइड करते हैं, टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट और लोअर लेवल मैनेजमेंट। टॉप लेवल मैनेजमेंट में कौन आ गया, जैसे प्रोपराइटर, पार्टनर, डायरेक्टर्स, ये सब टॉप लेवल मैनेजमेंट में आ गए। मिडिल लेवल मैनेजमेंट में आते हैं मैनेजर, सुपरवाइजर्स, ये सब मिडिल लेवल मैनेजमेंट में आते हैं। और लोअर लेवल में कौन आते हैं, आपके एम्प्लॉयज और वर्कर्स। कि बिजनेस के रिगार्डिंग जितनी भी प्लानिंग होती है, इंपॉर्टेंट डिसीजंस होते हैं, इट इज टेकन बाय द टॉप लेवल मैनेजमेंट। और उस प्लानिंग को एग्जीक्यूट कराने का काम किसका होता है, मिडिल लेवल मैनेजमेंट का होता है। और काम करता कौन है, लोअर लेवल मैनेजमेंट। तो ये जो मैनेजर्स हैं, मैनेजर्स, टॉप लेवल मैनेजमेंट, जब मैनेज टॉप लेवल मैनेजमेंट कोई प्लानिंग करके जब इन मैनेजर्स को देता है, तो मैनेजर्स क्या करते हैं, इस फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को यूज करते हैं और यूज करके इफेक्टिव वे में अपने लोअर लेवल मैनेजमेंट से उस प्लानिंग को एग्जीक्यूट करवाते हैं। तो ये काम होता है किसका, मैनेजर्स का इस फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का।
पार्टनर्स कौन हो गए? ऐसे लोग जो दो या दो से ज्यादा पर्सन जिस एक ऐसा बिजनेस जिसको दो या दो से ज्यादा लोग कंट्रोल और मैनेज करते हैं, उस बिजनेस को तो पार्टनरशिप फर्म बोलते हैं, और उन दो या दो से ज्यादा पर्सन को बोलते हैं पार्टनर्स। तो पार्टनर्स विद फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को यूज करके वही अपने बिजनेस की फ्यूचर प्लानिंग और डिसीजन लेते हैं। ऐसे हो गए आपके एम्प्लॉयज एंड वर्कर्स। ये एम्प्लॉयज और वर्कर्स भी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को यूज करते हैं, और वो देखते हैं कि आज जिस कंपनी में हम काम कर रहे हैं उसके प्रॉफिट्स क्या है, उसकी सेल्स कैसे हो रही है। तो बात आती है कि एम्प्लॉय और वर्कर को इन सब चीज़ों से क्या मतलब है? उसको तो हर महीने एक फिक्स मंथ सैलरी मिलती है, बिल्कुल मतलब होता है। वो एक एम्प्लॉय या वर्कर्स देखते हैं, बोले जिस कंपनी में हम काम कर रहे हैं उसकी सेल्स बढ़ती जा रही है, प्रॉफिट्स भी बढ़ते जा रहे हैं, और उसके अकॉर्डिंग ये लोग हमारी सैलरी नहीं बढ़ा रहे, वेजेस नहीं बढ़ा रहे। तो वो क्या करते हैं, इस फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को देखते हैं, एनालिसिस करते हैं, उनको लगता है कि हाँ इस कंपनी में बहुत अच्छे प्रॉफिट्स हो रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग फिर वो मैनेजमेंट से अपनी सैलरी और वेजेस की बढ़ाने की डिमांड करते हैं। या कंपैरिजन करते हैं, सेल्स 5 सेल्समैन रख रखे हैं, एक सेल्समैन साल महीने के में 2 करोड़ की सेल कर रहा है, एक 1.5 की कर रहा है, एक 1.6 की कर रहा है, एक 1.7 की। तो जो सेल्समैन है जो ज़्यादा सेल कर रहा है वो कहेगा अपने मैनेजमेंट को जाके कि मैं औरों से ज़्यादा सेल कर रहा हूँ, तो मुझे कुछ एक्स्ट्रा इंसेंटिव मिलना चाहिए। तो इस तरीके से एम्प्लॉय और वर्कर्स क्या करते हैं, यूज़ करते हैं इस फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को। ठीक है ना? प्रोपराइटर कौन है? बिजनेस, एक ऐसा बिजनेस जिसको एक सिंगल पर्सन कंट्रोल और मैनेज करता है, दैट बिजनेस इज कॉल्ड सोल प्रोपराइटरशिप फर्म, और दैट ओनर ऑफ द बिजनेस कॉल्ड प्रोपराइटर। तो प्रोपराइटर भी इस फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को यूज करता है ये डिसीजन लेने के लिए, अपनी फ्यूचर प्लानिंग करने के लिए और डिसीजन लेने के लिए। ऐसी इस फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के ये एक्सटर्नल यूजर्स हैं जो इस फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को यूज करते हैं ये डिसीजन लेने के लिए कि हम इस बिजनेस को किस एक्सटेंट तक सपोर्ट करना है, किस एक्सटेंट तक इसको सपोर्ट करना है या नहीं करना, वो करते हैं। इसमें सबसे पहले आते हैं मनी लेंडर्स या बैंक। ये जो मनी लेंडर्स या बैंक होते हैं ये आपको क्या करते हैं, फंड्स प्रोवाइड कराते हैं, लोन देते हैं, फंड्स देते हैं इन द फॉर्म ऑफ लोन। तो ऐसा नहीं होता कि जितना किसी बैंक में गए और जितना लोन आपने मांगा उतना लोन बैंक ने आपको दे दिया। बैंक क्या करता है, इस फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को यूज करके ये एनालिसिस करता है कि जितना लोन आप मांग रहे हो उतना लोन को रीपे करने की आपकी कैपेसिटी भी है या नहीं है, इनकम है या नहीं है। और अगर बैंक को लगेगा कि हाँ आपको जितना लोन आप मांग रहे हैं उतने लोन को रीपे करने की आपकी कैपेसिटी है, देन ओनली बैंक आपको क्या करता है, लोन अप्रूव करता है, लोन प्रोवाइड कराता है। और बैंक को इस फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को यूज करके अगर बैंक को ऐसा लगता है कि जितना लोन आप मांग रहे हो उतने लोन को रीपे करने की आपकी कैपेसिटी नहीं है, तो फिर बैंक या कोई भी मनी लेंडर आपको लोन फंड्स प्रोवाइड नहीं करेगा। तो मनी लेंडर या बैंक इस फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को यूज करते हैं क्या, डिसीजन लेने के लिए कि आप जो लोन्स मांग रहे हैं, जो फंड्स मांग रहे हैं, उतने फंड्स आपको प्रोवाइड कराने चाहिए या नहीं कराने चाहिए। ऐसे होते हैं आपके क्रेडिटर। क्रेडिटर कौन होते हैं? ये वो पर्सन होता है जिससे आप अपने बिजनेस से रिलेटेड गुड्स क्रेडिट पे परचेज करते हो। तो अगर आप किसी सप्लायर से गुड्स क्रेडिट में मांग रहे हैं तो वो क्या करेगा, इस फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को यूज करके एनालिसिस करेगा सेम चीज कि जितने गुड्स आप क्रेडिट में मांग रहे हैं तो उतना अमाउंट फ्यूचर में रीपे करने की आपकी कैपेसिटी है भी या नहीं है। तो अगर उसको लगेगा कि हाँ एक अच्छी फाइनेंशियल पोजीशन है, जितने गुड्स ये मुझसे क्रेडिट पे मांग रहा है बहुत इजीली इसका एक समय बाद ये पेमेंट कर देगा, तो ऐसे बिजनेसमैन को क्रेडिटर्स, सप्लायर इजीली गुड्स क्या करते हैं, क्रेडिट पे सप्लाई कर देते हैं। और दूसरी तरफ एनालिसिस करके ये डिसीजन देखा, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है, एनालिसिस किया सप्लायर ने और देखा कि जितने गुड्स ये क्रेडिट में मांग रहा है बाद में रीपे नहीं कर पाएगा, उतना अमाउंट ये रीपे नहीं कर पाएगा, इतनी इसकी कैपेसिटी नहीं है, तो फिर ऐसे सप्लायर ऐसे बिजनेसमैन को इजीली क्रेडिट में गुड्स सप्लाई नहीं करते हैं। तो क्रेडिटर इस फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को यूज करके आपके बिजनेस की क्रेडिट वर्थनेस का एनालिसिस करते हैं कि आप जितने गुड्स क्रेडिट पे मांग रहे हैं उतना उतना अमाउंट आप फ्यूचर में पे कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, उसका एनालिसिस करने के लिए ये फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन क्रेडिटर यूज करते हैं। ऐसे इन्वेस्टर्स कौन होते हैं? ये वो लोग होते हैं जो अपनी सेविंग्स को दूसरे के बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं और इस इंटरेस्ट के साथ कि सामने कि इन फ्यूचर इसके बदले में हमें अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे। तो एक जो अच्छा स्मार्ट इंटेलिजेंट इन्वेस्टर होता है वो हर किसी कंपनी में अपना पैसा इन्वेस्ट नहीं करता, वो पहले कंपनी की फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को यूज करता है, देखता है, एनालिसिस करता है
और एनालिसिस करने के बाद उसको लगता है कि हाँ एक फ्यूचर में अच्छी कंपनी बनने जा रही है या एक अच्छी कंपनी चल रही है, इसमें अगर मैं अपनी सेविंग्स को इन्वेस्ट करूंगा तो फ्यूचर में मुझे बहुत अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे, देन ओनली इन्वेस्टर इस फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के बेसिस पे आपके बिजनेस में अपना पैसा क्या करेगा, इन्वेस्ट करेगा। ऐसे होते हैं कस्टमर। कस्टमर भी इस फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को देख के एनालिसिस करते हैं कि जिस कंपनी से वो गुड्स वो खरीद रहे हैं तो उस गुड्स की इतनी वर्थ है या नहीं है, और गुड्स और उस क्वालिटी का गुड्स है या नहीं है। तो ये कस्टमर क्या करता है, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन यूज करते हैं। और लास्ट इज गवर्नमेंट। गवर्नमेंट को मैंने बताया बिजनेसमैन से क्या चाहिए, केवल टैक्स, केवल क्या चाहिए, टैक्स। तो गवर्नमेंट इस फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को यूज करके आपके प्रॉफिट्स कैलकुलेट करती है, देखती है कि जो आपने प्रॉफिट डिस्क्लोज करे वो प्रॉपर है या नहीं है, और उसके अकॉर्डिंग गवर्नमेंट आपके ऊपर टैक्स लगाती है और फिर टैक्स कलेक्ट करती है। तो इस तरीके से गवर्नमेंट इस फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को यूज करती है। तो समझ में आया। तो जो अकाउंटिंग प्रोसेस होता है इसके दो पार्ट होते हैं। पहले पार्ट में तो आप फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन जनरेट करते हैं और दूसरे पार्ट में आप इस फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को यूज करते हैं। इस फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के दो यूजर्स होते हैं, एक इंटरनल और एक एक्सटर्नल। इंटरनल यूजर्स वो होते हैं जो लोग आपके बिजनेस की प्रेमाइसेस के अंदर रह के काम करते हैं, वो तो इंटरनल यूजर्स हो गए। और ऐसे लोग जो बिजनेस के बाहर से, प्रेमाइसेस के बाहर से रह के आपके बिजनेस को सपोर्ट कर रहे हैं, वो आपके क्या कहलाते हैं, एक्सटर्नल यूजर्स कहलाते हैं। ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक अपन पढ़ रहे हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग, कि अकाउंटिंग के ऑब्जेक्टिव्स क्या है, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग। नेक्स्ट टॉपिक अपन पढ़ रहे हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग, कि अकाउंटिंग के क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं। तो वैसे तो बहुत सारे ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं, होते हैं अकाउंटिंग के, बट मेनली देयर आर 5 मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग। सबसे पहला जो ऑब्जेक्टिव है अकाउंटिंग का क्या है, कि बिजनेस से रिलेटेड ऐसी सारी ट्रांजेक्शन जिसको हम मॉनिटरी टर्म में कैश के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उन सारी ट्रांजेक्शन्स को अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करना, दिस इज द फर्स्ट ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग। ये सबसे पहला ऑब्जेक्टिव होता है अकाउंटिंग का, कि जितनी भी मॉनिटरी ट्रांजेक्शन है उन सारी मॉनिटरी ट्रांजेक्शन्स को अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करना, दिस इज द फर्स्ट ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग। सेकेंड ऑब्जेक्टिव ये होता है कि ये जो ट्रांजेक्शन्स आपने रिकॉर्ड करी हैं, इन रिकॉर्डेड ट्रांजेक्शन के बेसिस पे अपने बिजनेस के प्रॉफिट एंड लॉसेस को कैलकुलेट करना। इन रिकॉर्डेड ट्रांजेक्शन के बेसिस पे अपने बिजनेस के प्रॉफिट एंड लॉसेस को कैलकुलेट करना, दिस इज द सेकेंड ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग। ये अकाउंटिंग करने का सेकेंड ऑब्जेक्टिव है, कि बिजनेस से रिलेटेड ऐसी सारी ट्रांजेक्शन, जो भी मॉनिटरी ट्रांजेक्शन्स आपने रिकॉर्ड करी हैं, उन मॉनिटरी ट्रांजेक्शन के बेसिस पे अपने बिजनेस के प्रॉफिट एंड लॉसेस को कैलकुलेट करना, दिस इज द सेकेंड ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग। थर्ड ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग इज कि अपने बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन को असर्टेन करना, अपने बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन को असर्टेन करना, कि अभी एट प्रेजेंट बिजनेस में कहां से कैश का इनफ्लो हो रहा है, फ्यूचर में कहां से कैश का आउटफ्लो होगा। ठीक है ना, अभी कहाँ कैश का आउटफ्लो हो रहा है, मतलब अपने बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन का एनालिसिस करना, दिस इज द थर्ड ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग। फोर्थ ऑब्जेक्टिव क्या है, अभी अपन ने पढ़े कि अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के दो तरह के यूजर्स होते हैं, एक होते हैं इंटरनल यूजर और एक होते हैं एक्सटर्नल यूजर्स। तो ये जो आपके इंटरनल और एक्सटर्नल यूजर्स हैं, इन लोगों को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाना फॉर डिसीजन मेकिंग, दिस इज द फोर्थ ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग। और फिफ्थ और लास्ट ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग इज डिटर्मिनेशन ऑफ सॉल्वेंसी पोजीशन। सॉल्वेंसी पोजीशन का मतलब क्या होता है, कि हमने हमारे बिजनेस में जो लोन वगैरह ले रखे हैं, इन लोन्स को रीपे करने की जो पोजीशन होती है, इन लोन्स को रीपे करने की जो पोजीशन होती है, डेट पोजीशन इज कॉल्ड सॉल्वेंसी पोजीशन। उसको हम क्या बोलते हैं, सॉल्वेंसी पोजीशन बोलते हैं। तो अपने बिजनेस की सॉल्वेंसी पोजीशन को डिटरमाइन करना, दिस इज द फिफ्थ ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग। कि हमने जो अभी लोन ले रखे हैं, तो क्या उन लोन का अभी हम टाइमली रिपेमेंट कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे, और क्या फ्यूचर में कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो लोन्स को रीपे करने की हमारी क्या पोजीशन है, उसको, उस पोजीशन को बोलते हैं सॉल्वेंसी पोजीशन। तो अपने बिजनेस की सॉल्वेंसी पोजीशन को डिटरमाइन करना, दिस इज द फिफ्थ ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग। तो देर आर मेन 5 ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग। समझ में आ गया पहला क्या है, मॉनिटरी ट्रांजेक्शन्स को बुक्स में रिकॉर्ड करना, दिस इज द फर्स्ट ऑब्जेक्टिव। जो ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड करें, रिकॉर्डेड ट्रांजेक्शन के बेसिस पे अपने बिजनेस के प्रॉफिट एंड लॉसेस को कैलकुलेट करना, दिस इज द सेकंड ऑब्जेक्टिव।
अपने बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन को असर्टेन करना, दिस इज द थर्ड ऑब्जेक्टिव। जो आपके फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के जो यूजर्स हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल यूजर्स, उनको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराना, दिस इज द थर्ड ऑब्जेक्टिव, फोर्थ ऑब्जेक्टिव। और फिफ्थ इज अपने बिजनेस की सॉल्वेंसी पोजीशन को डिटरमाइन करना। एंड व्हाट इज मीन बाय सॉल्वेंसी पोजीशन, कि हमने जो लोन्स वगैरह ले रखे हैं बिजनेस में, उन लोन्स को रीपे करने की हमारी जो पोजीशन होगी, डेट पोजीशन इज कॉल्ड सॉल्वेंसी पोजीशन। तो अपने बिजनेस की सॉल्वेंसी पोजीशन को डिटरमाइन करना, दिस इज द फिफ्थ एंड लास्ट ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग। क्लियर है? नेक्स्ट इज फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग, कि अकाउंटिंग के फंक्शंस क्या होते हैं। तो देयर आर मेन 6 फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग। पहला है मेजरमेंट ऑफ ट्रांजैक्शन एंड पास्ट परफॉर्मेंस, कि बिजनेस में जो भी ट्रांजैक्शंस हो रही हैं, ट्रांजैक्शन का मतलब पता है कि हम बिजनेस में जो भी एक्टिविटीज कर रहे हैं, डेट एक्टिविटीज आर कॉल्ड ट्रांजैक्शन। तो बिजनेस में जो भी ट्रांजैक्शंस हो रही हैं, उनका मेजरमेंट करना मॉनेटरी टर्म्स में। किसके टर्म्स में? मॉनेटरी टर्म में उन ट्रांजैक्शन का मेजरमेंट करना, दिस इज द फर्स्ट फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग। जैसे हमारा डिपार्टमेंटल स्टोर है, वहां पे अपन ने क्या करा, 100 kg शुगर परचेज करी। तो मुझे उस शुगर, अकाउंटिंग में मुझे उस शुगर का वेट नहीं चाहिए, मुझे उसकी मॉनेटरी वैल्यू चाहिए। तो 1 kg शुगर मैंने 50 रुपीज़ की खरीदी, तो 100 kg शुगर कितने की हो गई? 5000 रुपीज़ की हो गई। तो इस तरीके से ट्रांजेक्शन का मॉनेटरी वैल्यूएशन करना, दिस इज द फर्स्ट फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग। एज वेल एज उसको अपनी पास्ट परफॉर्मेंस से कंपेयर भी करना, कि लास्ट टाइम जब मैंने अपने डिपार्टमेंटल स्टोर में शुगर परचेज करी थी तो किस प्राइस पे आई थी, और आज मैंने उसको किस प्राइस पे परचेज करा है, ये देखना। तो ये आपका फर्स्ट फंक्शन होता है किसका? अकाउंटिंग का। सेकंड जो है वो है फोरकास्टिंग। देखो, अकाउंटिंग जो है इट इज अ कंटिन्यूस प्रोसेस। ये ऐसा नहीं होता कि आज कर लिया अब मैं कल नहीं करूंगा, एक महीना कर लिया अब अगले महीना काउंटिंग नहीं करेंगे, 6 मंथ्स कर ली तब अगले 6 महीना काउंटिंग नहीं करेंगे, या एक साल कर लिया तब अगले साल नहीं करेंगे। इट इज अ कंटिन्यूस प्रोसेस। हर साल एक जैसे तरीके से हम अकाउंटिंग करते हैं ऑन डेली बेसिस। तो जैसे आप पिछले 10 साल से आप अपना बिजनेस कर रहे हैं, आपने अपने पिछले 5 साल के अपने अकाउंट्स निकाले, उसका बैठ के एनालिसिस किया, तो आपने देखा कि मैं 4 प्रोडक्ट बनाता हूँ ABCD। तो जो मेरा ए प्रोडक्ट है, पिछले 5 साल से उसकी सेल हर साल 10 से 12% बढ़ती जा रही है। तो मैं एक फोरकास्ट कर सकता हूँ कि जो नेक्स्ट कमिंग अकाउंटिंग ईयर है उसमें भी मेरे इस ए प्रोडक्ट की सेल 10 से 12% क्या होगा? इंक्रीज होगी। जबकि ये जो डी प्रोडक्ट है, इसकी सेल ऑन एवरेज हर साल 2 से 3% कम होती जा रही है। तो मैं एक फोरकास्ट कर सकता हूँ कि अगले साल भी ये डी प्रोडक्ट की सेल हो सकता है 2 से 3% कम हो जाए। तो जब आप अकाउंटिंग करते हैं, प्रॉपर वे में अकाउंटिंग करते हैं और बाद में बैठ के उसका एनालिसिस करते हैं, तो आपको आपके बिजनेस का फ्यूचर ट्रेंड पता लगता है कि फ्यूचर में आपका बिजनेस कहाँ जा रहा है, कैसा जा रहा है, बिजनेस का फ्यूचर ट्रेंड पता लग जाता है। तो फ्यूचर्स की अकाउंटिंग से हम बिजनेस की अपनी फ्यूचर फोरकास्ट कर सकते हैं कि फ्यूचर में हमारा बिजनेस कैसे रहने वाला है। तो ये भी एक फंक्शन है किसका? अकाउंटिंग का। फिर है आपका डिसीजन मेकिंग, कि जो अकाउंटिंग, कोई भी बिजनेस में अगर फाइनेंशियल डिसीजन लेने हैं, तो जो भी फाइनेंशियल डिसीजन हमें लेने होते हैं, वो इस अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को यूज करके हम अपने बिजनेस के सारे फाइनेंशियल डिसीजन लेते हैं। तो ये भी एक फंक्शन है अकाउंटिंग का, कि कोई भी अगर बिजनेस में डिसीजन लेना है तो डिसीजन कैसे लेंगे? ऑन द बेसिस ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन जनरेटेड। ऐसी है कंपैरिजन एंड इवैल्यूएशन। कंपैरिजन एंड इवैल्यूएशन, कि हम अकाउंटिंग में क्या कर रहे हैं, कि मैंने बताया इट इज अ कंटिन्यूस प्रोसेस, और हर साल एक जैसे तरीके से अकाउंटिंग की जाती है। तो आपने अपने करंट ईयर में जो भी अकाउंटिंग करी है, उसको आप अपने प्रीवियस ईयर की अकाउंटिंग से क्या करोगे? कंपेयर करोगे। कंपैरिजन करने से आपको अपने बिजनेस की वीकनेस और स्ट्रेंथ का पता लगेगा, और फिर आप उस पर क्या करोगे? करेक्टिव मेजर्स अप्लाई करोगे, वीकनेस को दूर करने के लिए और स्ट्रेंथ को और ज्यादा स्ट्रेंथ करने के लिए। तो फिफ्थ फंक्शन जो है अकाउंटिंग का, वो क्या है? कंपैरिजन इवैल्यूएशन। मतलब कि करंट ईयर में जो भी अकाउंटिंग आपने करी है, जो भी अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स मेंटेन कर रहे हैं, उसको आप अपने ही बिजनेस के प्रीवियस ईयर के अकाउंटिंग रिकॉर्ड से क्या करो? कंपेयर करो। उससे क्या होगा? उससे आपको अपने बिजनेस की वीकनेस और स्ट्रेंथ का पता लगेगा, और फिर आप उस पर करेक्टिव मेजर्स अप्लाई करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट इज कंट्रोल। यहाँ पे कंट्रोल का मतलब है एक्सपेंसेस से। कंट्रोल का मतलब किससे? एक्सपेंसेस से। कि कई बार क्या होता है, अपन अपनी रूटीन लाइफ में देखते हैं कि कई बार कुछ खर्चे कर देते हैं, उसके बाद सोचते हैं, उसके बाद समझ आता है
कि ये खर्चा अननेसेसरी हो गया, जरूरत ही नहीं थी, जबरदस्ती का खर्चा हो गया ये। अब बिजनेस में तो ऐसे साल भर में हजारों एक्सपेंसेस हो जाते हैं। तो जब सारे एक्सपेंसेस को अकाउंटिंग में प्रॉपर ढंग से आप रिकॉर्ड करोगे और एंड ऑफ द ईयर में जब अपने एक्सपेंसेस का आप एनालिसिस करोगे, तो आपको पता लगेगा कि कौन सा खर्चा आपके लिए जरूरी है, नेसेसरी है, कौन सा खर्चा इस साल अननेसेसरी हो गया। अब इस साल हो गया, इसका तो कुछ कर नहीं सकते, लेकिन कोशिश करेंगे कि अगले साल, इस साल जो अननेसेसरी के एक्सपेंसेस हो गए वो नेक्स्ट ईयर अब दोबारा ना हो। तो इससे आपके बिजनेस में आपके एक्सपेंसेस पे आपका कंट्रोल बना रहेगा। ऐसे ही गवर्नमेंट रेगुलेशन एंड टैक्सेशन, कि आपकी जो गवर्नमेंट है और जो आपका इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है, उसने कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस बना रखे हैं अकाउंटिंग के, बिजनेस करने के। तो उन सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना वाइल डूइंग द अकाउंटिंग, ये भी एक आपका फंक्शन है किसका, अकाउंटिंग का। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग। क्लियर है, समझ में आया? कोई डाउट? चलो आज अपन यहीं तक कर रहे हैं, नेक्स्ट क्लास में इसके आगे का पढ़ेंगे। ठीक है।